मेरी अम्मी के कमरे में कोई भी जाता तो अम्मी को पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाते और रात को अम्मी के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आती। मुझे अम्मी पर शक हुआ और एक दिन अम्मी को नींद की गोलियां खिलाकर अपने कमरे में सुला दिया और अम्मी की चादर लेकर अम्मी के कमरे में सो गई। जब रात हुई तो मेरे जिस्म से मेरी जान निकल गई। जब मुझे 8 बंदों ने अम्मी समझकर मैं फजर नमाज की नीयत बांध चुकी थी, लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। मैं बमुश्किल नमाज में ध्यान लगा पा रही थी। अल्लाह जाने क्या आवाज थी, मगर मेरा ध्यान भटकाने में अहम किरदार अदा कर रही थी। खैर, जैसे तैसे करके मैंने नमाज पूरी की और बिना दुआ और तस्बीह के जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे का दरवाजा खोल कर देखा। वहां तो कुछ भी नहीं था। फिर बाहर निकली और चारों तरफ नजर घुमाई। अब आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी मैं इधर उधर देखकर महसूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई आवाज ना आई। लेकिन जैसे ही मैं पलटी तो इस वक्त वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई और वो आवाजें अम्मी के कमरे से आ रही थी। मैं बहुत घबरा गई। लगता है अम्मी को फिर से दौरा पड़ा है। उनके कमरे की तरफ लपकी, मगर मैंने देखा पापा जानी अचानक से मेरे सामने आ गए। कहाँ जा रही हो किंजा? मैं उनको अचानक देखकर बहुत घबरा गई। वो पापा, लगता है अम्मी को दौरा पड़ा है, मैंने बौखलाहट में कहा। पापा ने सर झुकाकर कहा, हाँ बेटी, मगर मैं और तुम क्या कर सकते हैं? बस इंतजार ही कर सकते हैं कि कब वो नॉर्मल हो और मैं उसे नाश्ता दे आऊं। पापा की बात पे मैं भी सर झुकाकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं भी जानती थी कि अम्मी को न जाने क्या बीमारी थी कि अक्सर वो अचानक से किसी को देखकर बेकाबू हो जाती और फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। ऐसा पहले नहीं होता था। अम्मी बिल्कुल ठीक थी, पूरा घर बार संभालती, हमें कभी कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ी थी। लेकिन ये सब अचानक से पिछले 5 सालों से हो रहा था, जब से वो नाना की वफात पर गुजरांवाला गई थी और वहां से वापसी के बाद ही उनको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब यही कहते थे कि शायद उन्हें कोई शदीद सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनको दौरे पड़ते हैं। और कभी कभार तो वो अचानक से हज़ियान बकना शुरू हो जाती। न जाने कैसी कैसी बातें करती कि बंदा कानों को हाथ लगा लेता। मेरी मासूम अम्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कई बार उनसे मालूम करने की कोशिश की, मगर सब बेसुध। कभी वो बहुत बेचैन हो जाया करती और कभी वो बहुत ही खामोश नजरों से बस मुझे तका करती। उन्हीं दिनों पापा ने मुझे इस्लामाबाद भिजवा दिया और सबसे अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दिया। शायद वो चाहते थे कि मैं घर के उस अजीब माहौल से दूर रहूं, और शायद उनका फैसला भी ठीक था, वरना उस माहौल में रहते हुए मैं भी शदीद पागल हो जाती। लफ्ज़ पागल अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, मगर सच तो यही था कि वो दिन ब दिन जुनून की इंतहा को पहुँचती जा रही थी। मजबूरन मैं उनको उस हाल में छोड़कर इस्लामाबाद चली आई थी, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया था जहां मेरी माँ न जाने किस तकलीफ से जूझ रही थी। मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट लिया था ताकि कुछ तो समझ सकूं अपनी माँ की तकलीफ। मैं छुट्टियों पे आना चाहती तो पापा किसी न किसी तरह मुझे मना कर देते कि किंजा, तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर आपे से बाहर हो जाएगी और उनकी तबीयत जो बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही है फिर बिगड़ जाएगी। मुझे लगने लगा था कि पापा मुझे बस अम्मी से दूर रखना चाहते हैं, और उसके पीछे क्या राज था वो मैं जानना चाहती थी, मगर मुझे ये मौका मिलकर नहीं दे रहा था। दिन रात की मुसलसल मेहनत और कोशिशों के बाद जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो पापा ने मुझे घर आने की इजाज़त दी। अब उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। मैं 4 सालों बाद अम्मी से मिलने जा रही थी, क्योंकि पापा तो खुद मुझे मिलने आ जाया करते थे। इस्लामाबाद में हमारा बहुत बड़ा बंगला था, जो बस कभी कभार घूमने के लिए खरीदा गया था। मेरे पापा के पास रुपए पैसे की कोई कमी न थी और उनकी कंपनीज हर शहर में अपनी ब्रांचेस बना चुकी थीं। लेकिन मुझे अब भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पापा अम्मी को बाहर क्यों नहीं लेकर गए इलाज के लिए, और ये बात मैं उनसे कई बार कह चुकी थी, मगर वो हमेशा टाल दिया करते थे।
लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद उनको बाहर लेके जाऊंगी। मगर जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, मुझे बहुत ही अजीब सी बू का एहसास होने लगा। मैंने जल्दी से नाक पे टिश्यू पेपर रखा। पापा, ये बू कैसी है? मैंने अचंभे से उनकी तरफ देखा तो वो एक पल के लिए गड़बड़ा गए। बेटा, आप परेशान मत हो, शायद पड़ोसियों ने कोई स्प्रे करवाया है, मच्छरों का मौसम है ना, तो इसलिए। वो जल्दी से कहते हुए मुलाजिम को बुलाने लगे और बिला वजह मुलाजिम को डांट दिया। ये मैनर्स हैं तुम लोगों के? अब मुझे कहना पड़ेगा कि सामान बीबी के रूम में पहुंचा दो। उनकी बात पे मुलाजिम ने जल्दी से मेरा बैग उठाया और ऊपर की तरफ जाने लगा। मैंने देखा पापा अचानक से परेशान दिखाई दे रहे थे। पापा, क्या हुआ? लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं। मैंने खफकी से कहा तो वो हंसती है। नहीं गुड़िया, ये आपका वहम है, बस मुझे कोई काम याद आ गया था। वो मुझे गले लगाते हुए कहने लगे तो मैं भी मुस्कुरा दी। पापा उम्र में अम्मी से काफी बड़े थे। अम्मी अब भी बमुश्किल 45 साल की होंगी, जबकि पापा शायद 70 साल के थे या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। मगर वो काफी एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे तो ज्यादा बूढ़े नहीं लगते थे। कभी कभी मैं सोचा करती थी कि उनकी शादी कैसे हुई थी, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। अम्मी ने एक बार बताया था कि पापा की दूसरी बेगम भी थी जो उनकी ही हम उम्र थी और उनको कैंसर हुआ था और वो इस दुनिया से चली गई। तब पापा ने अम्मी से शादी की, लेकिन वो मुझे एक बात बताना भूल गई थी या फिर जानबूझकर मुझसे छुपाया गया था। और वो राज जानकर मेरी दुनिया में एक तूफान मचा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही मैं 4 साल बाद घर पहुंची, अम्मी ने मुझे देखकर हल्का सा तासुर दिया कि वो मुझे पहचानती हैं। और मैं डरते डरते उनके करीब गई और उनको बताया, अम्मी मैं किंजा। मेरे नाम पर वो चौंक गई। किंजा? वो फिर से मुझसे पूछने लगी। मैंने उनका हाथ थामा तो वो रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया था और अब वो ठीक हो गई थी, मगर ये मेरी भूल थी। काफी देर वो मुझे चूमती रही और पापा की तरफ देखकर कहने लगी, मुराद साहब देखिए किंजा आई है। पापा न जाने क्यों उनसे नजरें चुरा रहे थे और मुझे इशारा किया कि अपने कमरे में चली जाओ। मैं ना चाहते हुए भी वहां से चली आई। मेरा कमरा बिल्कुल न्यू डेकोरेट किया गया था। सारा फर्नीचर नया था, कलर स्कीम, पर्दे, कालीन, सब कुछ नया और कीमती था। मैं एक एक चीज छू कर देखती रही, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने जल्दी से शावर लिया और नमाज की नीयत बांध ली। बस अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होकर ही सुकून मिला करता था। मैं दिन रात अम्मी की सेहतयाबी की दुआएं किया करती थी। नमाज से फारिग होकर मैंने दोबारा नीचे जाने की कोशिश की तो उसी वक्त मेरा फोन बजा। ये तो पापा की कॉल है। मैंने जल्दी से रिसीव किया। बेटा, अभी तुम नीचे मत आना, अगर आना तो अपनी माँ के करीब मत जाना, ठीक है? अभी उनको थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अच्छे से पहचानने में। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि पापा ने कॉल काट दी। अब ये क्या बात हुई? मैं अपने ही घर में कैद रहूंगी? मैंने झल्ला कर सोचा। खैर, इसी तरह 2 दिन गुजर गए। अम्मी से कम ही सामना हुआ था क्योंकि पापा का ऑर्डर था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि अम्मी से खुल के बात करूंगी, क्योंकि मैं भी तो साइकोलॉजिस्ट थी, मुझे सब इल्म था मरीज से किस तरह बर्ताव किया जाता है। और इसलिए मैंने सोच लिया था कि पापा की गैर मौजूदगी में उनसे मिला करूंगी। मगर यहाँ के मुलाजिम पापा के जासूस थे, वो मुझे जाने ही न देते उनके पास। बीबी जी साहब ने मना किया है, आपको ना जाने दिया जाए। वो सामने खड़े हो जाया करते और मैं दिल महसूस कर रह जाती। और आज भी जब मैं उनके रूम में जाने लगी तो पापा ने रोक लिया। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल ही गया जब पापा किसी फॉरेन मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे और उन्होंने मुलाजमीन को कह दिया था कि मुझे अम्मी के रूम में जाने की इजाज़त ना दी जाए। मगर मैंने भी मौका पाकर अम्मी को सुकून की गोलियां खिला दी और उनको जल्दी से अपने कमरे में सुला दिया और खुद उनके कमरे में सो गई। मैं देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है कि अम्मी फजर के वक्त तकलीफ दे आवाज निकाला करती थी। मुझे खौफ भी बहुत हो रहा था, दिल घबरा रहा था। अम्मी की तरफ से तो मैं मुतमईन थी क्योंकि उनको मैंने जो मेडिसिन दी थी वो उसी मर्ज में दी जाती थी और वो सुकून में थी। मगर मैं समझ गई थी कि कोई तो राज था उस कमरे में जो मुझे वहां जाने से मना किया जाता था।
اور انہی خیالوں میں جانے مجھے کب نیند آ گئی اور فجر کے وقت مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے اچانک ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مجھے 7-8 ہٹے کٹے آدمیوں نے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو چھڑانے کی، مگر وہاں تو ایک بندہ کھڑا اونچی آواز میں کچھ پڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایسے پکڑے ہوئے تھے جیسے میں یہاں سے اڑ کر نکل جاؤں گی۔ میں کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا۔ ہلکی سی روشنی ان موم بتیوں سے آ رہی تھی جو اس عامل نے جلا رکھی تھی۔ میں نے بہت آواز نکالنے کی کوشش کی، مگر میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اس ظالم شخص نے۔ اچانک وہ میری طرف دیکھ کر چونکا اور آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا اور بولا، سرکار یہ تو کوئی اور ہے۔ اس کی بات پر عامل نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں اور میری طرف قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نڈھال ہو گئی تھی۔ بمشکل میں نے اپنا منہ کھولا، کون ہو تم لوگ؟ میں نے خوف کے مارے اٹک اٹک کر پوچھا۔ عامل نے اشارہ کیا اور سارے آدمیوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم لڑکی، اور کیوں تم نے ہماری کئی ہفتوں کی محنت برباد کر دی؟ وہ عامل اپنی بھاری آواز میں بولا اور لال انگار آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کیسی محنت؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے امی کا روحانی علاج کر رہے تھے اور آج تو ان کا عمل بھی مکمل ہونے والا تھا۔ کیسا علاج؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، مریم کو ایک دیو نے اپنے بس میں کر رکھا ہے جس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، اور جب بھی ہم عمل کرتے ہیں تو وہ دیو اسے اڑا کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان پہلوانوں کو رکھا ہوا ہے جو اسے اپنی طاقت سے روکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں چیخ اٹھی، واٹ نان سینس! نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی، ورنہ میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ ظالم انسان، تم نے اتنی تکلیف دی میری ماں کو صرف اپنا سکہ جمانے اور پیسے کی خاطر؟ مجھ پہ جیسے جنون طاری ہو چکا تھا اور میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز پر سارے ملازمین اکٹھا ہو گئے۔ بی بی جی آپ یہاں؟ وہ سب حیرت میں تھے۔ نکالو ان کو یہاں سے، ورنہ ابھی تم سب کو پولیس کے حوالے کرتی ہوں۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور ان کو دھمکایا۔ ملازمین کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور انہوں نے جلدی سے اس عامل بابا اور اس کے کارندوں کو جانے کا کہا، اور وہ لوگ سخت سناتے ہوئے بالآخر وہاں سے چلے گئے۔ اب ملازمین کی باری تھی۔ میں نے ان کو اتنا ڈراوا دیا پولیس کا کہ وہ سب اچھی طرح سیدھے ہو گئے اور سب کچھ بتایا کہ کیسے پاپا نے ان عامل کو رکھا تھا امی کا علاج کرنے کے لیے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ انسان کو کیسے یہ سب ٹھیک لگا۔ مجھے رہ کر اس عامل اور پاپا پر غصہ آ رہا تھا۔ اب تو میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرا پورا وجود دکھ رہا تھا اور امی تو روز یہ سب برداشت کرتی تھی۔ میں نے ملازمین کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے پاپا کو کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو چوری کے الزام میں جیل بھجوا دوں گی اور پھر سڑتے رہنا وہاں زندگی بھر۔ میں نے غصے سے کہا تو میری دھمکی کارگر گزری۔ وہ سب وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دیکھا امی گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ نہ جانے کتنی راتوں کے بعد آج وہ آرام سے سوئی تھی۔ میں نے امی کا کمرہ پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری تاکہ کچھ تو معلوم ہو، اور پھر ان کے اسٹور روم میں مجھے ایک ڈائری نظر آئی جو کافی پرانی لگ رہی تھی، جس پہ گرد جم چکی تھی۔ میں نے تجسس سے مجبور ہو کر وہ ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کسی کی ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی ہے، مگر میں صرف اور صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری ماں کا یہ حال ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈائری سے کوئی سراغ مل جاتا۔ لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے جو راز معلوم ہوگا وہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان لے آئے گا۔ یہ میری امی کی ڈائری تھی جنہوں نے اپنی جوانی کے دنوں کی داستان رقم کی ہوئی تھی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام مریم مرزا ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے میں نے صرف اور صرف صوفیہ کو اپنے سائے کی طرح اپنے قریب دیکھا۔ وہ میری خالہ زاد بہن تھی، مگر مجھے لگتا تھا وہ میری سگی بہن تھی، کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا چکے تھے، اور تب سے خالہ اور خالو نے میری پرورش کی تھی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور سفید پوش لوگ تھے، جبکہ صوفی ہم سب سے الگ تھی۔ اس کے خیالات بہت امیروں والے تھے۔
कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाया करती कि वो इतनी आज़ाद ख्याल कैसे हो गई थी, जबकि खालू भी एक दीनदार इंसान थे और खाला बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय थी। हम साथ साथ पढ़ते रहे थे, वो सिर्फ 1 साल मुझसे बड़ी थी। सूफी हमेशा मुझे ये सबक दिया करती कि जब भी कोई मौका हाथ में आए तो उसे जाने मत देना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है मरियम। तुम अगर किसी के लिए अपनी मंजिल से हट जाओगी तो किसी को नजर नहीं आएगा कि तुमने उसके लिए कुर्बानी दी थी। उसकी बातें मेरे सर से गुजर जाया करती थी, लेकिन सच पूछें तो मैं उसकी फैन थी। वो इंतहाई हसीन और फैशनेबल थी, जबकि मैं उससे सूरत में बहुत कम थी। जाने क्या कमी थी मुझ में कि सब लोग उसे हमेशा स्मार्ट समझते और मेरी तरफ देखते भी न थे। हालांकि खाला खालू ने मुझ में और सोफी में कभी फर्क नहीं किया और उन्होंने कभी मेरे पेरेंट्स होने का एहसास नहीं होने दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कॉलेज में आकर ये सब करेगी। उसकी तवज्जो पढ़ाई में कम और लड़कों में ज्यादा होती थी, और खास करके उनकी दौलत पर। आशिकों की एक फौज थी उसके पीछे। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, या शायद था भी। मैं अक्सर सोचती थी कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। क्यों कोई मेरी तरफ नहीं देखता, सब उसी को सराहते हैं। वो बहुत हंसमुख भी थी। फिर एक दिन उसने शोशा छोड़ा कि उसे जॉब करनी है। उसकी बात पर खाला खालू शदीद गुस्से में आ गए थे। भला लड़की जात होकर तुम जॉब करती फिरोगी। खाला ने खूब बातें सुनाई, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा, मरियम कितनी बार तुम्हें समझाया है, इस तरह अपना हक जाने मत दो। देखो अब्बा के पास इतना पैसा नहीं कि हम दोनों की ख्वाहिशात पूरी कर सकें, इसलिए हमें खुद कुछ करना होगा। उसकी बातें मेरी समझ से बालातर थी। खैर उसने भूख हड़ताल कर दी और आखिरकार खालू ने इजाजत दे ही दी। आखिर को एक इकलौती औलाद थी उनकी, और फिर वो जहां भी जाती इंटरव्यू के लिए मुझे भी साथ ले जाती, ताकि हम दोनों में से किसी को तो जॉब मिल जाए। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाया करती थी। फिर एक दिन वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे ले गई। सोफी, यहाँ तो हमें नहीं मिलने वाली जॉब, मैंने उसके कान में कहा तो वो हंस दी। इतनी जल्दी हार मान ली और मुझे कहा, देखना हम में से एक को जरूर मिलेगी यह जॉब। और उसकी बात सच निकली। सबसे पहले मेरा नाम पुकारा गया, और जब मैं अंदर गई तो वहां एक 40 साल का मर्द बैठा हुआ था, और उसने कुछ सवालात किए और इंतजार करने का कहा। फिर सोफिया अंदर गई और कुछ देर बाद सोफी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इतनी अच्छी जॉब मिल गई थी उसे। फिर वो दिन भर ऑफिस में होती। खाला काफी खफा रहती थी उससे, लेकिन उसने समझाया कि जॉब है तो वक्त तो लगेगा। लेकिन एक दिन उसने मुझे जो बताया वो होश उड़ाने को काफी था। उसने बताया कि उसके बॉस की बेगम को फौत हुए काफी अरसा हो गया है। मैंने पूछा कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है। तब वो बोली, पगली खुशी की बात यह है कि मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। बॉस मुझे पसंद करते हैं और मैंने भी हाँ कर दी है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। उसकी तो बात भी तय थी उसके कजन से, लेकिन इस बार भी उसने भूख हड़ताल कर दी और खालू बेचारे अपना सर पीटते रह गए कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनकी बेटी ने बाप की उम्र के शख्स से शादी कर ली थी। मगर सूफी की एक ही रट थी कि वो सिसक सिसक कर नहीं रह सकती अपने उस 20,000 कमाने वाले कजन के साथ। और भी बहुत सी बातें की उसने, और बिलाखिर खालू ने उसका निकाह करवा दिया, मगर इस शर्त पर कि वो आइंदा उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। सोफी जा चुकी थी और वो बहुत खुश थी। मुल्कों मुल्कों अपने अमीर शौहर के साथ घूमा करती थी। एक दिन उसने मुझे अपना बंगला दिखाया, जो कि मेरी सोच से भी बढ़कर था। उसका कहना था कि ये फर्नीचर उसकी सौतन ने पसंद किया था, जिसे वो निकालने का सोच रही थी, और मैं बस हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। उसी दिन उसने मुझे कहा कि जो जॉब मैं कर रही थी अब वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी अपने शौहर से। ये कहकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की उनकी सेक्रेटरी बने। मर्दों का क्या भरोसा। वो हंसने लगी और इसी तरह मैं उसके शौहर की सेक्रेटरी लग गई। 1 साल बाद सोफी अचानक कहीं चली गई। उसका कुछ अता पता नहीं था। उसका शौहर उसके लिए बहुत परेशान था। न जाने क्या बात थी। वो हमेशा मुझसे पूछता कि सोफी की कोई कॉल आई, और मैं शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती, जैसे मैं ही उनकी कसूरवार हूँ। हो सकता था उनके बीच कुछ अनबन हुई हो। और एक दिन मैं हैरत में पड़ गई जब मेरे बॉस ने कहा, काश मैंने सोफी की जगह आपको चुना होता।
अपना जीवन साथी बनाने के लिए मुझे आप जैसी लड़की की जरूरत थी, बल्कि सोफी को सिर्फ मेरी दौलत से मतलब है। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से वहां से उठ गई। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। फिर कुछ दिन बाद सोफी वापस आ गई। उस दिन वो सुर्ख रंग की साड़ी पहनकर आई थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन वो कुछ उदास थी। उसने बताया कि उसका शौहर उसे तलाक दे रहा है। उसने मुझे खत दिया जो उसके शौहर के नाम था, जिसमें ये लिखा था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और इसलिए मैं अपनी जान ले रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये देखकर मैं परेशान हो गई। तब उसने कहा कि ये सिर्फ उनके दिल में पुरानी मोहब्बत जगाने के लिए है। बस तुम उनके ऑफिस आते ही मुझे कॉल करोगी और मैं नींद की गोलियां खा लूंगी और तुम उनको ये खत दोगी कि सोफी ने कहा है ये खत आपको शाम में दूं, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो मैंने अभी आपको दे दिया, देखना यूं दौड़े चले आएंगे। वो बोली, मगर सोफी अगर वो नहीं आए तो? मैंने घबराकर पूछा, तो तुम 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस को कॉल कर लेना, ठीक है? अब घबराओ मत, देखो मौका हाथ से जाने नहीं दिया करते। अगर उसने मुझे तलाक दी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैंने मजबूरन उससे वादा किया, मगर मैं सारी रात सो ना पाई। प्लान के मुताबिक मैंने उसे फोन कर दिया और उसने गोलियां भी खा ली, मगर मैंने वो खत फाड़ कर फेंक दिया। मुझे एक मौका मिल रहा था, मैं क्यों हाथ से जाने देती। और इस तरह सोफी इस दुनिया से चली गई और मेरा रास्ता साफ हो गया। मैं मिसेस मुराद बनकर राज करने लगी। उसके आगे के औराक फटे हुए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ एक कत्ल में मुलव्विस थी। मैं बिल्कुल संभल नहीं पा रही थी और दूसरे दिन ही पापा वापस आ गए। मैंने सोचे समझे बिना उनको सब बता दिया। तब वो काफी देर तक सर झुकाए बैठे रहे। फिर जब सर उठाया तो वो रो रहे थे। किंजा ये सच है कि मरियम ने मुझे वो खत नहीं दिया था, और अगर वो दे भी देती तो शायद मैं उसे बचाने नहीं जाता, क्योंकि उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। वो दिल की अच्छी होगी मगर किरदार की हल्की थी, जबकि तुम्हारी माँ मजबूत किरदार की मालिक थी। मगर उससे ये गुनाह हो गया कि उसने अपनी बहनों जैसी कज़न को मरता हुआ छोड़ा, सिर्फ दौलत की खातिर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? जब वो अपने खालू यानी तुम्हारे नाना की वफात पर गई तो उसे वहां हर जगह सोफिया की तस्वीर दिखाई दी और वो उसी के कमरे में रहा करती थी। उसका कहना है कि उससे सोफी दिखाई देती है सुर्ख रंग के कपड़ों में। न जाने क्यों खालू की वफात के मनाजिर देखकर उसके दिमाग में अचानक से वो सब चलने लगा जो सोफी के तदफीन पे हुआ था। और सोफी की डायरी भी उसके हाथ लगी, जिसमें उसने बड़ी मोहब्बत से मरियम का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि दुनिया में बस मरियम ही भरोसे के काबिल थी, वरना उसे अपने वालिदैन पे भी भरोसा न था कि वो बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। और उसकी अलमारी में हर जगह उन दोनों की साथ ली गई तस्वीर रखी हुई थी। इस तरह जब उसे इल्म हुआ कि उसने सोफी की मोहब्बत, उसके भरोसे को किस तरह खत्म किया था, और यही बात उसके जहन पे नक्श हो गई। अब उसे हर जगह सोफिया दिखाई देती है। मैं कैसे उसे किसी डॉक्टर को दिखाता? अगर वो कुछ पूछेगा तो वही बात उसको बता देगी। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उसे जेल जाना पड़े। उसने बहुत बुरा किया, मगर अब वो सजा भुगत रही है। मुझे किसी ने कहा है कि एक आमिल है, वो सब दिमागी खलल का रूहानी इलाज करते हैं, मगर कोई फायदा ना हुआ। पापा को देखकर मुझे रोना भी आ रहा था। अम्मी को उनके किए की सजा मिल चुकी थी कि धन दौलत उन्हें कभी सुकून नहीं दे पाया था, और अब तो वो होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। मगर वो मेरी माँ थी। मैंने फैसला किया था कि उनको इस सदमे से निकलने में उनकी मदद करूंगी, ताकि वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। सच कहते हैं लालच बुरी बला है, और ये अच्छे खासे इंसान को बुरा बना देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और उससे आपको कुछ सबक सीखने को मिला होगा। कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।